तो अगला टॉपिक है हमारा प्रेशर ड्यू टू दी एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। प्रेशर प्रेशर ड्यू टू एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। तो एक्सेलरेटिंग फ्लूइड का ये मतलब होता है कि हमने एक फ्लूइड लिया, उसको एक कंटेनर के अंदर रखा और उस कंटेनर के बाद उसको हमने ट्रक के ऊपर रख दिया और ट्रक के ऊपर रखने के बाद उस ट्रक को हमने मूव करवा दिया। उसकी वजह से जो आपके पास जो फ्लूइड जो होगा ना वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, मतलब अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर देगा। अपने ओरिएंटेशन को चेंज करेगा मतलब वो पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपने कभी देखा भी होगा कि आप कभी किसी बस में बैठे हैं तो बस आगे चल रहे हो, आगे की तरफ चल रहे हो तो आपको धक्का पीछे की तरफ लगता है। तो एक फ्लूइड जो इस तरीके से रखा हुआ है, जब उसको आप अगर आगे की तरफ मूव करवाएंगे तो डेफिनेटली सी बात है वो पीछे की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना, इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा फ्लूइड जो कि इस तरीके का मोशन शो कर रहा है, उसके ऊपर होने वाली स्टडी को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। उसके ऊपर होने वाली स्टडी के थ्रू प्रेशर निकालना है, ठीक है ना। उस वो किसके अंदर आएगा, प्रेशर ड्यू टू दी एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। अब बोलेंगे सर ये तो आप फ्लूइड डायनामिक्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये फ्लूइड डायनामिक्स नहीं है, ये फ्लूइड स्टैटिक ही है, ठीक है ना। यहाँ पे बात ये होती है कि हम जो इसका जो फ्लूइड जो होता है ना उसको विद रिस्पेक्ट टू किसके देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वेसल देखते हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू वो क्या बोलते हैं, ट्रक नहीं देखेंगे, क्योंकि ट्रक के रिस्पेक्ट में तो जो फ्लूइड है वो मोशन में है, ठीक है ना। पर वेसल के रिस्पेक्ट में जो फ्लूइड जो है वो अभी भी रेस्ट के ऊपर ही है, ठीक है ना। इसलिए प्रेशर ड्यू टू द एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, ठीक है। अब ऐसा बात ऐसी है कि जो फ्लूइड जो है वो जैसे मान लो जैसे ये कंटेनर हमारे पास, इस कंटेनर में फ्लूइड इसके अंदर फिल है, ठीक है ना, फ्लूइड है इसके अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे हमने आगे की तरफ इसको जैसे मूव किया हमने, तो जैसे हम पहले मैं एक चीज बताया था, जो mg जो लगता है ना वो नीचे की तरफ लगता है, ठीक है ना। और इसकी अपोजिट जो फोर्स होती है ना वो हमेशा ये जो प्लेन जो होता है ना जो सरफेस जो बना रहा है इसके डायरेक्ट नॉर्मल ऊपर की तरफ लगता है। कहां लगता है, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है ना। कहां पे लगता है, जो सरफेस है ना सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है ना। अब इसी फ्लूइड को हमने मोशन के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। इसी फ्लूइड को हमने क्या किया, मोशन के अंदर डाल दिया। मोशन के अंदर क्या डाल दिया, इस वेसल को हमने मोशन के अंदर डाल दिया। मान लो ये एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो होगा क्या कि ये एक्सेलरेशन जो एक सूडो एक्सेलरेशन है वो इसकी पीछे की तरफ लगेगी। मैंने बताया था आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो तो आपका झटका पीछे की तरफ आपको लगेगा, इसी को हम बोलते हैं सूडो एक्सेलरेशन। सूडो मतलब कि एक तरीके से बनावट वाली एक्सेलरेशन जो वो पीछे की तरफ लगेगी। आप तो आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हो पर ये आपको पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश करवाएंगे, ये होता है आपके पास सूडो एक्सेलरेशन। इस सूडो एक्सेलरेशन का मान लो कि हमने एक फ्लूइड एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना। अब देखो आपको चलो बताया हूं कि इसका एक भार नीचे की तरफ लग रहा है mg, ठीक है ना। और इस सूडो एक्सेलरेशन के थ्रू एक भार आपका एक मतलब कि जो आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन वो पीछे की तरफ लगेगा। तो ये एक फोर्स यहां लग रही है, एक फोर्स यहां लग रही है, तो उसका रिजल्टेंट कहां लगेगा, रिजल्टेंट कहां लगेगा, इस तरफ लगेगा नहीं लगेगा। और जहां पे रिजल्टेंट लगेगा उसी के अपोजिट तो फोर्स लगती है, तो डेफिनेटली बात है कि ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो फोर्स जो होती है ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है, ठीक है ना। अब ये जो फोर्स जो लग रही है इसके अपोजिट जो दूसरी जो फोर्स होगी, ठीक है ना। ये तो न्यूटन का जो आपके पास कौन सा न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो नीचे की तरफ जो एक्शन लग रहा है उसका एक अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, तो नीचे की तरफ जो एक्शन है ऊपर की तरफ एक नॉर्मल डायरेक्शन में भी बनेगा। और नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा किसके ऊपर बनता है, सरफेस के ऊपर बनता है, जो उसका जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर बनता है। अभी जो रिएक्शन जो आ रहा है, ठीक है ना, इसका अब ये जो एक्शन जो है इसका एक रिएक्शन ऊपर की तरफ बनेगा। तो ऊपर जब भी बनेगा तो हमें क्या पता है कि इसके ये जस्ट परपेंडिकुलर बनता है सरफेस के ऊपर, तो सरफेस यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। चल गया इतना पता, इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि मैंने इसमें से एक फ्लूइड एलिमेंट बाहर निकाल लिया, ये एक फ्लूइड एलिमेंट है, इसको मैंने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अब इस फ्लूइड एलिमेंट को मैं स्टडी करूंगा, मान लो ये पॉइंट 1 है, ठीक है ना, ये पॉइंट 2 है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस फ्लूइड एलिमेंट को अगर स्टडी करना है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस फ्लूइड एलिमेंट को बाहर निकाल के रखूंगा। जैसे मैंने इस फ्लूइड एलिमेंट को बाहर निकाल के रखा, मान लो यहाँ पर मैंने फ्लूइड एलिमेंट को बाहर रखा, ये मान लो 1 है, आपके पास 2 है, ठीक है ना। तो देखो एक फोर्स तो आपके पास यहाँ लग रही है जिसको हम F1 बोलेंगे, एक फोर्स आपके पास यहाँ लग रही है जिसको हम क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे, ठीक है ना। एक एक्सेलरेशन जो है वो इस तरफ लग रही है, ठीक है ना, इसके अपोजिट सूडो एक्सेलरेशन तो इस तरफ लगेगी, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब टोटली ये जो फोर्स जो है ना वो निकालो, हमें क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू, मतलब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू प्रेशर इनटू
एरिया, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा प्रेशर 2 इनटू एरिया 2, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्योंकि इसका फोर्स तो ये इस तरीके से आएगा, तो यहाँ देखो किसी एक डायरेक्शन में देख लो, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, F1 इज इक्वल टू F2 माइनस नहीं F2 प्लस एक्सेलरेशन इस तरफ लग रही है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इस तरफ लग रही है। तो फोर्स का प्रेशर 1 इनटू एरिया 1 इज इक्वल टू P2 इनटू A प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको इस तरह लिख जाओ, P1 A माइनस P2 A इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, P1 माइनस P2 इज मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन A, ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखता हूं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू मास को कहते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर सकता हूं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया इनटू लेंथ लिख सकता हूं। एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो मतलब P1 माइनस P2 की वैल्यू आए रो LA, मतलब जो प्रेशर डिफरेंस जो मेरे पास आ रहा है P1 और P2 में, मतलब यहाँ पे ये 1 जो है ना, ये वाला जो 1 है और ये वाला जो 2 है, इसके अंदर जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है, रो LA। LA आपके पास L क्या आपके पास ये वाली लेंथ है, चलिए इतना पता, ठीक है ना। तो एक तो प्रेशर डिफरेंस ये आ गया, ठीक है ना। और दूसरा प्रेशर डिफरेंस कौन सा है आपके पास, दूसरा प्रेशर डिफरेंस है आपके पास है जैसे P1 के ऊपर जो आपके पास जो ऊपर से जो फोर्स लग रही है, तो P0 लगेगी और यहाँ पे लगी रो जी एच, मान लो इसकी हाइट क्या आपके पास h है, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास P2 जो लगेगा वो आपके पास P0 है, ठीक है। तब यहाँ से अगर आप इस चीज को निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच माइनस P0, इससे ये कैंसिल हो गया, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर दो, जैसे आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को अगर आप कंपेयर करेंगे तो बनेगा रो LA इज इक्वल टू रो GH, तो रो से रो कैंसिल हो गया आपके पास, तो यहां पे बनेगा आप A अपॉन G यहां लिख दिया हमने और H अपॉन L मैंने यहां पे लिख दिया, इस तरीके से आगे। मान लो आपने ये जो फ्लूइड एलिमेंट है इसका जो ये थीटा एंगल में रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने ये जो थीटा एंगल मान लो इजी बना के रखा हुआ, तो आप अगर यहां पे tan थीटा अगर निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है ना, ठीक है ना। तो आप h अपॉन l की जगह a अपॉन g ले सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन g, तो a एक्सेलरेशन क्या आएगा किसकी फॉर्म में आपके पास, थीटा की फॉर्म में आपके पास एक्सेलरेशन ये आने वाला है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका एक्सेलरेशन आ सकता है, मतलब एक्सेलरेशन मैंने क्या किया कि tan थीटा की फॉर्म में, tan थीटा की फॉर्म में और g की फॉर्म में मैंने निकाला। अगर आपको बस tan थीटा अगर गिवन होगा, आपके पास अगर थीटा अगर गिवन होगा तो आप थीटा tan थीटा लगा देना और आपको g लेके देकर रखा होगा तो आप g लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्या है, प्रेशर ड्यू टू द एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, ठीक है ना, ये आपके पास आ गया। अब इसमें क्या बोलते हैं और क्या पूछ सकते हैं इसमें कि बस फिलहाल इसमें यही था, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, ये नोट डाउन कर लिया आपने, सभी ने कर लिया ना पक्का, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है एक फिगर है, पहले फिगर बना लेते हैं। एक हमारे पास फिगर है ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास फिगर है, ठीक है। तो ये जो फिगर है इसमें आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट आपके पास सी है, ठीक है। ये पॉइंट ए बी और सी है, ए बी और सी पॉइंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है, पीसी माइनस पी ए, पीसी माइनस पी ए। क्वेश्चन लिखो फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। क्वेश्चन फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, मतलब पीसी माइनस पी ए आपको निकालना है, ठीक है। पीसी माइनस पी आपको निकालना है, तो निकालो। मान लो ये एच हाइट के ऊपर है, ठीक है। अच्छा हमें क्या पता है, पी ए माइनस पी बी आपके पास क्या आएगा, क्योंकि गेज प्रेशर है ना, ठीक है ना। तो गेज प्रेशर तो ये नेगेटिव नहीं आएगा, पी ए आपके पास ज्यादा होगा, पी बी माइनस पी ए,
आएगा रो जी एच। ये तो हमारे पास पहला केस हो गया, पहला केस ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों की मेरे को बात बताओ, सी और बी में प्रेशर किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा? ये ए एक्सेलरेशन से आगे मूव भी कर रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से आगे मूव भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा बताओ, हमें क्या पता है कि PC माइनस PB इज इक्वल टू है आपके पास रो LA, ठीक है ना, रो LA होता है, ठीक है, रो LA, रो LA होता है, ठीक है ना। तो आपने निकालना PC माइनस P है, PC माइनस P है, तो बस निकाल लो फर्स्ट और सेकंड, PC माइनस P है, ऐड करेंगे इसको, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, PC माइनस PB माइनस PB प्लस PB माइनस PB, रो LA प्लस रो GH, तो B से B कैंसिल हो गया है, PC माइनस PA इज इक्वल टू रो LA प्लस GH, ये आपका आंसर है। तो फटाफट आप एक काम करो, मॉड्यूल खोलो और मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 16, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पेज नंबर 395, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपके पास डायग्राम देख रखो, बोले तो रखो P1 माइनस P2 निकालो। देखो एक आपके पास ये डायग्राम देख रखो, इसमें एक कंटेनर है जिसमें आपके वो जो स्क्वायर जैसा कंटेनर है, ये आपको ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, जहाँ पे ए आपको जी के इक्वल दे रखा हुआ है। A closed rectangular vessel completely filled with a liquid of density rho moving with an acceleration a is equal to g. The value of the pressure difference at A and the B is, A और B में pressure difference क्या होगा, मतलब हमें P1 minus P2 निकालना है, क्या निकालना है, P1 minus P2। इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा दूं ना मैं, हाँ वेरी गुड। अच्छा तो आपके पास क्या निकालना है, आपने P1 minus P2 निकालना है, तो सारे मिटाना पड़ेगा मेरे को। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको ये बोल के रखा हुआ है कि ये आपके पास कंटेनर है, ये आपके पास क्या है, ए पॉइंट है, ये आपके पास क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। ये ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है जिसकी वैल्यू जी देके रखी हुई है, ठीक है। इसकी हाइट जो है ये आपके पास क्या है, एच है, ठीक है। ये है आपके पास क्या है, बी है, ठीक है। अब आपको क्या बोल रखा होगा कि P1 माइनस P2 निकालना है, ठीक है। तो P1 माइनस P2 कैसे निकलेगा, देखो मुझे बताओ PA ये P1 माइनस मतलब ये 1 है और ये आपके पास 2 है, यही है कि नहीं है, हाँ ये, ठीक है। मतलब ये आपके पास P2 है और ये आपके पास क्या है, P1 है, P1 माइनस P2 निकालना है। अच्छा मुझे बताओ कि P1 में प्रेशर कितना होगा, P0, ठीक है सही है सर। अच्छा यहाँ से सीधे इस वाले पॉइंट को देखते हैं, H वाले पॉइंट को देखते हैं, तो मुझे बताओ कि PH पे प्रेशर कितना होगा, P0 होगा, बिल्कुल सर, ठीक है। इसका डिफरेंस लो, क्योंकि देखो ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ए और एच के ऊपर प्रेशर तो सेम होने वाला है, बिल्कुल सेम ही होगा, तो पीएच भी सेम, ठीक है ना। अच्छा पीएच और पीबी, ठीक है ना, मुझे ये बताओ P2 माइनस पीएच की वैल्यू कितनी होगी, रो जीएच ही होती है क्योंकि गेज प्रेशर है, गेज प्रेशर, ठीक है, ये भी हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन ए से आगे की तरफ बढ़ रही है, एक्सेलरेशन ए से आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे P1 माइनस P2 करना ना, तो P1 माइनस P2 P1 माइनस PH, P1 माइनस PH इज इक्वल टू रो LA भी तो आएगा। अब रो LA क्यों आएगा यहाँ पे, रो LA इसलिए आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन A से आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास तो P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, हाँ ठीक है।
तो इसको फिर इसको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेटली इस तरीके से आ गया ना। तो देखो P1 माइनस P2 मतलब P2 ने PH, P1 माइनस PH की वैल्यू आई हमारे पास इतनी, P2 माइनस PH की वैल्यू इतनी आई, हमें P1 माइनस P2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे को माइनस कर देंगे, तो ये आएगा P1 माइनस PH माइनस P2 प्लस PH इज इक्वल टू रो एल जी, जी क्यों लिखा गया कि ए जी के इक्वल है, ठीक है ना, माइनस रो जी एच, ठीक है ना। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बना P1 माइनस P2, वैल्यू कितनी बनी रो जी एल माइनस एच, ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है ना। देखो ऑप्शन में है कोई हाइट कितनी दे रखी है इसकी, हाइट है इसकी, अच्छा बी, ये बी है और बी, हाँ ठीक है, ये वाला आएगा बी, क्योंकि बिकॉज एल इज इक्वल टू बी देगा प्रोडक्ट, तो ये आएगा रो जी बी माइनस एच, मतलब पहला वाला ऑप्शन तो सही है, ये वाला ऑप्शन का सही है, ठीक है। अच्छा तो आपको उस तरीके से जाने की जरूरत नहीं थी कि आप इस तरीके से जाएंगे, ठीक है ना। देखो इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस कितना है आपके पास, रो एल ए, ठीक है ना। जब भी कोई बॉडी आगे की तरफ जब मूव करती है तो दो जगह का आपने प्रेशर डिफरेंस अगर निकालना है, ठीक है, दो पॉइंट्स का आपने डिफरेंस निकालना है, तो जो पीछे जो पॉइंट जो है ना वो आपके पास है, अगले वाले पॉइंट से वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, रो एल ए के हिसाब से होगा, मतलब लेंथ के हिसाब से आपके पास वहां पे डिसाइड होगा, ठीक है। और जब आप T2 और H के बीच में निकालेंगे तो आपके पास से वो गेज प्रेशर से निकलेगा और 1 और 2 को माइनस करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 60 भी कोई है क्या, 60 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। हाँ देखो ये भी आसान ही है, मतलब कि ये तो देखते सारी हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है तो कर्व कहां की तरफ बनेगा, कर्व बनेगा पीछे की तरफ, इस तरफ बनेगा, ठीक है। अच्छा सी होगा इसका आंसर। अच्छा फिर आप क्वेश्चन नंबर आपके पास 32 क्वेश्चन नंबर देखो, 32 क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या बोलता है, 32 क्वेश्चन नंबर आपके पास ये बोलता है कि a figure show a u2 of uniform cross section area A accelerating with an acceleration as shown, if d is the separation between the limbs then what is the difference in the level of the two, ये आप घर से करके लेके आएंगे, अगर जिससे नहीं हुआ वो आप क्या करेंगे, वो मेरे से आप करके पूछना, ठीक है ना, अगर नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा अब आपके पास जो अगला टॉपिक है वो आपके पास है पास्कल्स लॉ, ठीक है ना। देखो पास्कल्स लॉ आपके पास, पास्कल्स लॉ लिख लो, पास्कल्स लॉ। तो देखो पास्कल्स लॉ क्या कहता है, पास्कल्स लॉ ये कहता है कि आपने अगर किसी फ्लूइड को कन्फाइंड स्पेस के अंदर डाल के रखा हुआ है, किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर उसको पैक करके रखा हुआ है, ठीक है ना, और आपने किसी एक पॉइंट से उसमें प्रेशर लगाया, तो होगा ये कि वो जो प्रेशर जो होगा ना वो यूनिफॉर्मली हर एक डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट से पुश होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने इस पूरे रूम को सील पैक कर दिया अच्छे तरीके से, ठीक है ना, और इसमें सिर्फ मैंने 10 मैंने विंडोज निकाल के रखी है, ठीक है ना, सील, और वो भी छोटी मान लो, ठीक है, छोटी मान लो, ठीक है। ऐसे इमेजिन करना, मतलब ये मत सोचना कि मतलब मैं रियल में चीज कर रहा हूँ, छोटी विंडोज मैंने निकाल के रखी है, ठीक है ना, और मैंने इस पूरे रूम में एक फ्लूइड मैं डाल दिया, ठीक है, फ्लूइड इसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना, और वो फ्लूइड है मान लो वाटर, ठीक है ना, आपने, ठीक है ना, इस रूम में ऐसे को समझना कि आप डूब जाओगे, ठीक है ना, मैंने फ्लूइड पैक कर दिया, ठीक है ना, और मैंने किसी जैसे वो 10 में से मैं किसी एक पे अगर मैंने जैसे मैंने तो सील पैक कर दिया अच्छे तरीके से, फ्लूइड डाल दिया मैं अच्छे तरीके से, और मैंने किसी एक पॉइंट पे उसको क्लिक किया उसको एक पॉइंट पे उसको मैंने पुश किया, तो जैसे मैं एक पॉइंट पे पुश करूंगा ना तो जितने भी अलग-अलग पॉइंट है ना उसमें इक्वली अमाउंट के ऊपर वो पुश होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने 10 न्यूटन की फोर्स एक होल में लगाई, ठीक है ना, एक विंडो के ऊपर मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो जितनी भी विंडोज है ना उन सभी के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी, ठीक है ना। ये जो लॉ था ना, इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ, क्या बोलते हैं इसको, पास्कल्स लॉ, PASCALS पास्कल्स लॉ, ठीक है ना। और इसी चीज के ऊपर बेस्ड होती है हमारे पास बहुत बड़ी मशीनरीज डिजाइन होती है, ठीक है, इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल आप अगर जैसे सर्विस स्टेशन में, जैसे कार के सर्विस स्टेशन में गए होंगे तो क्या करते हैं, एक लिफ्ट होती है उनके पास जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। उस हाइड्रोलिक लिफ्ट को क्या करते हैं कि वो एक क्लिक करते हैं और उस हाइड्रोलिक लिफ्ट की हेल्प से आपकी जो कार होती है ना वो ऊपर तक उठ जाती है। वो क्यों उठती है, क्योंकि एक क्लिक उन्होंने की, उन्होंने मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है यहाँ से, तो 4 पाइपें या फिर 10 पाइपें लगी होंगी और वो 10 पाइपें जो है ना वो इक्वली 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो कुल मिलाकर के वो फोर्सेस कितनी जाएंगी आपके पास, 100 न्यूटन की फोर्स। तो एक आप सिर्फ 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, वहां पे आपको कितनी फोर्स मिल रही है, 100 न्यूटन की फोर्स मिल रही है। आप जितनी मर्जी क्या बोलते हैं
पाइप्स लगा लो, आप जितनी भी पाइप्स लगाएंगे उतनी मल्टीप्लिकेशन में वो आपके पास से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। अभी आपके पास क्या होता है पास्कल्स लॉ, तो पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन आप भूल लो, ठीक है ना। द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड एनीवेयर इन अ मास ऑफ कन्फाइंड incompressible fluid, the excess pressure applied anywhere in a mass of confined incompressible fluid, in a mass of confined incompressible fluid liquid is transmitted by the fluid in all direction without being diminished in the magnitude, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया पास्कल्स लॉ, ठीक है ना। तो अब पास्कल्स लॉ के अगर हम डायग्राम अगर बताएं, ठीक है ना, तो डेफिनेशन तो आपने लिख ली। मान लो कि ये हमारे पास एक कन्फाइंड स्पेस है और इस कन्फाइंड स्पेस में से मान लो कि मैंने यहाँ से P1 प्रेशर लगाया, ठीक है ना। या तो मान लो कि प्रेशर P1 नहीं, मैंने यहाँ से फोर्स लगाई F1 यहाँ से मैंने फोर्स लगाई है। मान लो ये कि आपके पास एरिया A1 है, ठीक है ना। दूसरा ये आपके पास क्या है, एरिया A2 है। मान लो ये एरिया A2 है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से फोर्स कितनी मिलने वाली है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। ये आए कैसे, क्योंकि प्रेशर एट द 1 और प्रेशर एट द 2 के आपके पास है सेम, ठीक है। चल गया इतना वाला। तो ये आपके पास क्या है, और वही है जैसे कन्फाइंड अगर स्पेस में अगर फ्लूइड अगर डाला हुआ है तो हर एक डायरेक्शन में जो आपके पास जो फोर्स लगने वाली है वो आपके पास क्या लगेगी, इक्वल ही मैग्नीट्यूड में लगेगी। इक्वल मैग्नीट्यूड में आपके पास इसके क्या लगने वाली है, फोर्स लगने वाली है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, पास्कल्स लॉ आपके पास ये जाता है, ठीक है। और जैसे इसके ऊपर जैसे अगर कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो आपके पास फोर्स गिवन होगी, एरिया गिवन होगा, F2 गिवन होगी, आपके पास A2 फाइंड करने के लिए बोलेगा, या तो आपके पास ये 3 गिवन होगा, आपके पास ये बोल देंगे इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो आप अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले काम करते हैं, थोड़ा सा आगे दिखाया था, पहले 5 क्वेश्चन नंबर बाद में देखना, ठीक है ना। पहले इसमें देखो, इफ एरिया बिकम n टाइम्स देन द फोर्स बिकम n टाइम्स। अगर एरिया अगर आपके पास n टाइम्स अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो आपका जो फोर्स जो है ना वो भी n टाइम्स होगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लो क्या बोलते हैं, F1 A2 इज इक्वल टू F2 A1 आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। तो जो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, एरिया के आ रही है। अगर फोर्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर एरिया की अगर आ रही है तो आप एरिया आप इसमें अगर आपने एरिया को n टाइम्स कर दिया, ठीक है ना, अगर आपने एरिया को n टाइम्स किया, अब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, अगर एरिया को अगर आपने n टाइम्स कर दिया है, ठीक है ना, तो आपके पास जो फोर्स जो होगी वो भी आपके पास क्या होगी, n टाइम्स ही आएगी, ठीक है ना। बट अगर आपने एरिया से, क्योंकि हमें क्या पता है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है जनरली। अगर आप किसी सिलेंडर की बात करेंगे, आप किसी सर्कल की बात करेंगे, और अगर आपने आर को अगर n टाइम्स अगर कर दिया तो आपके पास से जो फोर्स जो होगी ना वो आपके पास n स्क्वायर टाइम्स आएगी, ठीक है ना। आपके पास फोर्स क्या आएगी, आपके पास n स्क्वायर टाइम्स आएगी, ठीक है। तो लिख लो, इफ एरिया बिकम n टाइम्स द फोर्स बिकम n टाइम्स, पहला लिख लिया, ठीक है ना। दूसरा, इफ रेडियस बिकम n टाइम्स फोर्स बिकम n स्क्वायर टाइम्स, फोर्स बिकम n स्क्वायर टाइम्स, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन लिखो, a diameter of the piston P2 is equal to 50 centimeter and that of the D1 is वो D1 वो D2 है, ठीक है, and that of the D1 is 10 centimeter, एक के 50 सेंटीमीटर और एक आपके पास क्या है 10 सेंटीमीटर है। What is the force exerted on D2 when force of 1 Newton is applied on P1? अगर P1 के ऊपर अगर फोर्स अगर आपके पास कितनी देगा कि अगर P1 P2 की D2 के ऊपर अगर आपके पास फोर्स 1 न्यूटन की लग रही है, ठीक है ना, तो फोर्स अप्लाइड ऑन P1 क्या होगी, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन D2 व्हेन फोर्स 1 न्यूटन इज अप्लाइड। अब D1 के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो आपके पास P2 के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी ये आपके पास बोल रहा है, ठीक है। अब देखो मैं लिख देता हूं यहां पे,
अब मुझे बताओ कि डायमीटर डायमीटर कितना हो रहा है? 5 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि D2 जो है वो 50 सेंटीमीटर देकर रखा है और D1 जो है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर देकर रखा हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि डायमीटर D1 से D2 जाने के लिए कितना हुआ? जो डायमीटर है वो आपके पास क्या होगा? 5 टाइम्स हो गया। 5 टाइम्स क्यों हो गया? क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर डायमीटर अगर 5 टाइम्स होगा तो रेडियस कितना होगा? रेडियस भी 5 टाइम्स ही होगा। अगर डायमीटर अगर आपके पास 5 टाइम्स हुआ है तो रेडियस आपके पास कितना हुआ होगा? सेम 5 टाइम्स हुआ होगा। और अगर रेडियस 5 टाइम्स हुआ है तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? इफ रेडियस बिकम n टाइम्स then force become n square times ये आपके पास क्या आएगा? 25 न्यूटन। वो 5 से आपके पास किस में कन्वर्ट होगी? 25 में कन्वर्ट होगी। 5 मीटर से 25 मीटर में आपके पास कन्वर्ट होगी। ठीक है ना? अच्छा, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या बोलता है? A hydraulic automobile is designed to lift car with a maximum mass of 3000 kg. The area of the cross section of the piston carrying load is 425 cm square. What maximum pressure would the smaller piston have to bear? ठीक है ना? देखो, अब मैं यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है ना? हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है? वही जो आपने गैस स्टेशन में या फिर आपके पास क्या बोलते हैं उसको सर्विस स्टेशन में जो आपने देख रखी है। ठीक है ना? हाइड्रोलिक लिफ्ट वही होती है कि आपने एक जगह क्लिक किया और जो दूसरी जगह है वो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये है और यहाँ पे आपके पास ये होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है ना कि फ्लूइड बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है। ठीक है? और ये आपके पास क्या है? ठीक है? यहाँ पे आपके ऊपर क्या रखी हुई है? कार रखी हुई है। ठीक है? आपने यहाँ से प्रेशर लगाया P1। ठीक है ना? तो यहाँ से प्रेशर P2 भी जाएगा। ठीक है? मैंने क्या बताया था? F1 upon A1 is equal to F2 upon A2 होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है? वो कैसे होता है? क्योंकि P1 और P1 is equal to P2 होता है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ये तो कहता है कि हर एक जगह के ऊपर जो उसका प्रेशर जो होगा ना वो सेम ही रहने वाला है। मतलब P1 और P2 के ऊपर सेम ही रहेगा तब जब वो एक कन्फाइंड फ्लूइड के अंदर रखा हो। जो फ्लूइड जो है वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर रखा हुआ है। ठीक है? चलिए इतना पता। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट ए कार विद अ मैक्सिमम मास ऑफ 3000। मतलब कि मैक्सिमम मास का कितना है? 3000 kg। ठीक है ना? द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड इज, जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो है ना आपके पास, जो A2 जो है वो है आपके पास 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? बट मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बी बेयर। ठीक है ना? मतलब प्रेशर ये वाला कितना झेलने वाला है। ठीक है ना? जो स्मॉलर पिस्टन वो कितना प्रेशर झेलेगा। तो हमें क्या पता है कि P1 इज इक्वल टू F2 हमारे पास कितना है? mg मतलब कि m और g और नीचे आएगा A2 है आपके पास 425 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दो क्योंकि आंसर कितना है? मीटर में ही है। तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। अच्छा, आप मास कितना है यहाँ पे? 3000 kg मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, नीचे कितना है? 425 × 10⁻⁻4। -4 को ऊपर पहुंचा दो, ये क्या बनेगा? 3000 अपॉन 425 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 प्लस 4 क्योंकि मैंने ऊपर पहुंचा दी। ठीक है ना? अच्छा, अब इसको जरा कटिंग करने की कोशिश करो। अब ये हो जाएगा 5 6 जा 5 8 जा 45 9 जा 45 5 6 जा 30। ठीक है ना? 5 5 5 5 5 5 8 जा 40 5 5 25 5 8 जा 40 5 8 जा 40 5 5 जा 25। ठीक है? इसको और कटिंग करो। 5 जा 5 5 7 जा 35 120। ठीक है? अब 120 को जब करेंगे तो आपके पास आने वाला है यहाँ पे 120 को जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 मैक्सिमम 6 है 102। ठीक है? तो आपके पास जब इसको काटेंगे तो आपके पास मिलेगा 6.92 × 10⁻+5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर।
6.92 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है क्लास 6 वाला, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा 7 क्वेश्चन भी सेम वही है, घर से ट्राई करना, ठीक है। सेम ही ऐसे क्वेश्चन ही, ठीक है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन ये। अच्छा फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखो। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 34 ये बोलता है कि प्रेशर अप्लाइड टू द एनक्लोज्ड फ्लूइड इज, बस जो मैंने अभी पढ़ाया है वही है। कौन सा आपके पास इक्वली हर एक डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट करेगा, हर एक डायरेक्शन में क्या करेगा वो इक्वली ट्रांसमिट करेगा। अच्छा फिर उसके बाद आपके पास जो है वो आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हाइड्रोलिक लिफ्ट सेम वही चीज है जो कि मैंने ये बताई, जो पास्कल्स लॉ है ना वो आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट है। तो आप एक अलग सा टॉपिक लिख लो, हाइड्रोलिक लिफ्ट, HYD हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट साइड में लिखो, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। इसके बाद इसका ये डायग्राम बना लो, जो कि मैंने ये डायग्राम बनाया वो ये वाला डायग्राम बना लो सर, हाइड्रोलिक लिफ्ट का। कार्बन का नाम है इसका, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, hydraulic lift based on the principle of Pascal's law, Pascal's law। तो सेम यहाँ पे F1 upon A1 is equal to F2 upon A2 है, ठीक है ना। यहाँ से F1 है और यहाँ से क्या लगेगी आपके पास F2 लगेगी। ये एरिया A1 है, ये आपके पास क्या है एरिया A2, ठीक है ना। ये आपके पास आएगा। प्रेशर अप्लाइड ऑन पिस्टन A1 is F1 upon A1 is transmitted to the piston A2। pressure applied on piston A1 is F1 upon A1, F1 upon A1 लिख लो इसको, F1 upon A1 is transmitted to the piston A2, is transmitted to the piston A2 is F2 upon A2, is F2 upon A2। Since by Pascal's law के according F1 upon A1 is equal to F2 upon A2, since by Pascal's law F1 upon A1 is equal to F2 upon A2, so F2 is equal to, तो यहाँ से आप अगर F2 अगर निकालेंगे, केवल F2 निकालेंगे तो F2 is equal to F1 upon A1 multiply by A2, ये आपके पास निकलेगा, ठीक है। चल गया था, ये है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके पास है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 सेम वही है, घर से करके लेके आएंगे, और डिफिकल्टी नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 सेम वही है, घर से करके लेके आएंगे। मैंने एक क्वेश्चन तो करवा दिया इसके जैसा, बाकी क्वेश्चन करो, ठीक है। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो आपके पास जो टॉपिक जो आता है वो आपके पास क्या है, अपथ्रस्ट का। ये है आपके पास अपथ्रस्ट, ठीक है। तो लिख लो अपथ्रस्ट। व्हाट इज अपथ्रस्ट? Upthrust is the upward force on an object submerged in a fluid. It is the upward force on an object submerged in a fluid by the fluid itself, and it is equal to the weight of the fluid that the object displays, and it is equal to the weight of the fluid displaced by the object, ठीक है। अपथ्रस्ट ठीक है। अपथ्रस्ट जो अपथ्रस्ट होता है ना वो वेट होता है, इसका क्या बोलते हैं, जो फ्लूइड जो होता है ना, जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया है ना उसी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है वो अगर हमने पानी के अंदर डुबो के रखा हुआ है
तो अगर मैंने पानी के अंदर डुबो के रखा हुआ है तो उसका कोई ना कोई, उसका कुछ ना कुछ तो वेट डिक्रीज होगा ही होगा। आपने देखा होगा, आप स्विमिंग पूल के अंदर गए और आपका जो वेट है आपको बड़ा कम कम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कम कम क्यों महसूस हो रहा है? वो इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि ऊपर लगने वाली एक अपथ्रस्ट है, वो अपथ्रस्ट क्या बोलती है कि जो वेट जो है वो आपका ना, वो आपको कम महसूस होगा। वो कम क्यों महसूस होगा? क्योंकि क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स है जो आपके ऊपर लग रही है, ठीक है ना, इसलिए आपको महसूस होगा।